प्रिय छात्रों, सभी मित्रों, प्रिय छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे युग सिद्धांतों को। इतिहास के जो मुख्य सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत हैं, उनमें से हम पहले अभी इसको देख लेते हैं। आधुनिक सिद्धांत क्या है? युग सिद्धांत का आधुनिक विश्लेषण आज हम करेंगे, जिनका अर्थ है युग। कई प्रकार के युग चक्रवादी सिद्धांत है और सर्पिलवादी युग सिद्धांत। अर्थात कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो युग है या समय है वो ऐसे गोल गोल चक्र की तरह घूमता है, अर्थात फिर वापस लौटकर जहां से चले थे वहीं आते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या मानते हैं कि सर्पिलवादी है, अर्थात वो सीधा एकदम स्ट्रेट तो नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे सांप चलता है सर्प की तरह, वो थोड़ा सा दाएं बाएं मुड़ के, अर्थात पुरानी संस्कृतियों के तत्व लेते हुए अपने आधुनिक विचारों को प्रकाशित करते हुए, आधुनिक तत्वों को दिखाते हुए वो चलता है। तो सर्पिल आकार से युग चल रहा है, ना कि चक्रवादी, अर्थात घूमकर वही चीज वहीं पर हम बैक टू पवेलियन नहीं आ जा रहा है। ये आधुनिक विश्लेषकों का कहना है, जिनमें विको, हर्डर, ओसवाल्ड स्पेंगलर और टैनबी के विचारों को हम देखेंगे। तो इटली के सबसे प्रथम देख देते हैं। सबसे पहले विको को हम, इटली के कुशल तथा प्रशिक्षित इतिहासकार जो 18वीं सदी में हुए थे, इनके अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, इतिहास मानव समाजों तथा संस्थाओं के उद्भव, जितने भी मनुष्यों के समाज हैं और संस्थाएं हैं, उनकी उत्पत्ति, उद्भव अर्थात उत्पत्ति तथा विकास की कला है। मतलब उन्होंने जिस तरह से अपना उद्भव किया, उत्पन्न किया अपने संस्कृतियों को, उसकी एक कला ही इतिहास है। इसमें दैवी योजना का कोई हाथ नहीं है, अर्थात इसमें ईश्वरीय तत्व कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं देता है, अर्थात मानव के स्वयं के प्रयासों से ही उसका युग चिंतन दिखाई पड़ता है। उसने प्रतिपादित किया कि इतिहास के कुछ कालों का एक सामान्य स्वभाव था, एक जैसा, लगभग एक जैसा स्वभाव था, सामान्य स्वभाव था, जिसका अन्य कालों में पुनर्प्रकाशन हुआ। अर्थात वह सामान्य घटनाएं या सामान्य चीजें हर एक काल में दिखाई पड़ती रहीं, तो जिनसे हम उनकी सिमिलैरिटी को दर्शाते, समानता को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार दो विभिन्न युगों का समान स्वभाव संभव है। अगर अलग युग अलग अलग भी हैं, लेकिन उनके स्वभाव या उनकी जो प्रकृति है वो एक जैसी देखी जाती है। हालांकि वो बिल्कुल एकदम से एक जैसी नहीं होती है, पर होती है। उदाहरण के लिए उसने कहा, यूनानी इतिहास के जो होमर काल था, यूनान के इतिहास में जो होमर युग था, और यूरोपीय मध्य युग में सामान्य रूप से समानता दिखाई पड़ती है, सामान्य सदृश दिखाई पड़ता है। और इन दोनों युगों को उसने कहा कि हीरो हक युग है। हीरो हक युग की सामान्य संज्ञा प्रदान की या नाम प्रदान किया। इन दोनों युगों में कुछ सामान्य तत्व देखे जा सकते हैं, जैसे योद्धा, कुलीन तंत्र के हाथ में प्रशासन, अर्थात उच्च वर्ग के हाथ में प्रशासन और योद्धाओं का होना, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, वैयक्तिक शक्ति तथा स्वामी भक्ति के विचार पर आधारित नैतिकता, अर्थात व्यक्तिगत जो पावर है, शक्ति है व्यक्ति की, और स्वामी भक्ति के विचार पर कि अपने स्वामी से, जिसके यहाँ वो पल रहे हैं, उस स्वामी के प्रति कितना उनके अंदर देशभक्ति या स्वामी भक्ति है, इस पर आधारित नैतिकता, कितने नैतिक हैं वो, गाथा, काव्य आदि। प्रत्येक, ये उन्होंने कहा कि ये सामान्य बातें हैं और जो कई युगों में एक जैसी देखी जा सकती हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा कि दो युग एक जैसे हो सकते हैं लगभग। उन्होंने कहा, क्या कहा, हीरो हक युग, हीरो हक युग की संज्ञा दी, हीरो हक युग कहा। ठीक है। तो अब प्रत्येक हीरो हक युग के पश्चात, जब एक हीरो युग बीत जाता है, यानी एक जैसे दो युग आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या, कौन सा युग आता है? क्लासिक युग आता है, जिसमें कल्पना के स्थान पर फिर आता है, एक हीरो युग के बीतने के बाद फिर दूसरा आता है क्लासिक युग। अर्थात दो युग एक जैसे अगर बीत गए हैं तो हीरो हक युग हो गए,
और फिर अगले तीसरे युग में अगर कोई समानता नहीं तो उसे हम क्लासिक युग कहते हैं। तो क्लासिक युग आता है जिसमें कल्पना के स्थान पर विवेक का उपयोग किया जाता है, अर्थात बुद्धि विवेक का उपयोग किया जाता है। गाथा काव्य के ऊपर गद्य साहित्य लिखे जाते हैं, न कि गाथाएं लिखी जाती हैं बल्कि गद्य साहित्य लिखा जाता है। कृषि के ऊपर, जैसे कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी हीरोहा के युग में, वह चेंज होकर अब उद्योग का प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। उद्योग धंधों का, मशीनों का, उद्योग का प्रभुत्व तथा नैतिकता का आधार युद्ध अब नहीं रह गया। अब नैतिकता का आधार युद्ध न होकर शांति होता है। इस युग के पश्चात एक नए प्रकार की, उन्होंने कहा, उनका आधुनिक इतिहासकारों का विचार है कि इस युग के पश्चात एक नए प्रकार की बर्बरता में एक नए प्रकार की बर्बरता आ जाती है, अर्थात दया करुणा आदि चीजें गायब हो जाती हैं और एक कठोरता आ जाती है औद्योगिक युग में। तो इसमें अति जब हो जाती है इसकी तो इस बर्बरता में पतन का युग आता है। फिर सभ्यताओं का पतन भी होता है, पतन का युग आता है। इसमें विचार या विवेक तो होता है किंतु इसकी सर्जनात्मक शक्ति क्षीण हो जाती है। विचार भी होता है, विवेक भी होता है, लेकिन वो नया सृजन नहीं कर पाते हैं, बल्कि मशीनों की तरह इस्तेमाल करते करते स्वयं भी मशीनी विचार के ही हो जाते हैं, बिल्कुल रोबोटों जैसे हो जाते हैं कि एक ट्रेंड में काम करने लगते हैं, फिर उनका पतन योग होना शुरू हो जाता है। तो विको जो है, यहाँ पर विको है, ये इस चक्रीय विकास को के कालों में चक्र में इतिहास का पुनरावर्तन नहीं मानता है। विको कहते हैं कि इतिहास का जो प्रगति है, इतिहास का जो चलना है प्रगति, वो चक्रीय न होकर वह सर्पिल आकार में है, सर्पिल में है। ठीक है, वो स्वीकार नहीं करते हैं कि चक्रीय विकास है। ये एक वृत्त नहीं होकर बल्कि सर्पिल आकार का है, क्योंकि इतिहास कभी भी अपने आप को दोहराता नहीं है। ये आधुनिक इतिहासकार विको का कहना है। क्यों? अपितु प्रत्येक युग में, वो कह रहे हैं कि बल्कि प्रत्येक युग में वह अपने अतीत कालिक घटनाओं द्वारा विशिष्टीकृत रूप में पदार्पण करता है। अर्थात अतीत काल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे सीख लेकर, उनकी विशेषता लेकर उनमें कुछ नयापन डालकर वह आगे को बढ़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह इतिहासकार, तो देखिए, एक तो सर्पिल भी नहीं, वो चक्र भी नहीं है और सीधी रेखा भी नहीं है, ये है सर्पिल, ऐसे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थात ये दाएं बाएं समाज की संस्कृति की घटनाओं की विशिष्टीकृत करते हुए, तत्वों को लेते हुए, पिछली संस्कृतियों के तत्वों को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, न कि यह गोल गोल चक्र की तरफ नहीं घूम रहा है। ठीक है, ये सर्पिल आकार का बताया है उन्होंने। और प्रत्येक युग में अतीतकालिक घटनाओं का विशिष्टीकृत रूप में लेकर उसको पदार्पण करता है। विको यूनानी रोमन चिंतन के युग के चक्रवाद सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं कि चक्रवादी सिद्धांत तो होता ही नहीं है। हम इतिहास कभी भी अपने आप को वापस दोहराता नहीं है, बल्कि वो आगे की ओर बढ़ता रहता है, भले ही वो सर्पिल आकार में क्यों न बढ़ रहा हो। सीधी रेखा में नहीं बढ़ता है, बल्कि आसपास की घटनाओं संस्कृतियों को समावेश करता हुआ एक विशिष्टीकरण करके और आगे की तरफ बढ़ता है। इसी प्रकार हर्डर कहते हैं, हर्डर के अनुसार मानव जीवन भौतिक विश्व में अपने परिवेश के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। अर्थात जो मनुष्य का जीवन है वह जो उसका परिवेश है, जहाँ वो रहता है, परिवेश मतलब उसका जो पर्यावरण है, आसपास का सारा वातावरण है, उसके साथ वो घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहता है। और हम देखते हैं कि हर देश की संस्कृतियां अलग हैं, लगभग पूर्व की अलग है, पश्चिम की अलग है, मध्य की अलग है, तो उसी तरह से उनका विकास भी होता है। तो एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में मानव जाति कई नस्लों में विभाजित है। आप देख लेंगे, इसका अर्थ ये होता है नस्लों का विभाजन होना, जैसे अफ्रीका के मानव अलग तरह से हैं, अमेरिका के मानव अलग तरह से हैं, यूरोप के मानव अलग तरह से हैं, पूर्व के मानव अर्थात जापान, चीन आदि के अलग हैं, और इधर भारतीय जो है, मध्य एशिया और भारतीय, इन सबके मनुष्यों की जातियां अलग दिखाई पड़ती हैं। उनकी शक्लों से ही हम पहचान लेते हैं लगभग कि पूर्व के हैं कि पश्चिम के हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वो उसे मानव नस्ल कह सकते हैं। मनुष्य तो सभी हैं, मगर अलग अलग नस्लों में विभाजित हैं ये, और प्रत्येक नस्ल मानव जाति के एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक नस्ल है वो एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात उनके ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वो विशेष दिखाई पड़ते हैं, जिसके अपने
चिर स्थायी लक्षण होते हैं, यानी वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही लक्षण दिखते चले जाते हैं मानवों में, उनके बच्चों में भी सबकी शक्लें वैसी ही होती चली जाती हैं। सबका रहन सहन, खान पान, जीवन जीने का तरीका परिस्थिति अनुसार, मौसम अनुसार और उनका वैसा ही रहता है। जहाँ जैसी परिस्थिति में लोग रहते हैं उसी प्रकार उनकी जीवन शैली भी हो जाती है। हम उसको इस बात से ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। अब आते हैं देखिए ओस्वाल्ड स्पेंगलर, ये भी एक महान इतिहासकार हुए हैं आधुनिक काल में और आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने इतिहास की युग चक्रवादी व्यवस्था प्रस्तुत की है। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं इन्होंने कहा कि युग चक्रवादी व्यवस्था, युग चक्रवादी, ठीक है। इनका कहना है कि जो है वो ये चक्रवादी व्यवस्था, उन्होंने कहा इतिहास वापस मनुष्य सभ्यताओं का उदय, उत्थान और पतन होता रहता है, तो ये चक्र की तरह उन्होंने दिखाया, बताया, ठीक है। तो स्पेंगलर की जो प्रसिद्ध कृति है या उसकी जो पुस्तक है प्रसिद्ध है उसका नाम है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, अर्थात पश्चिम का पतन। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब उसके चिंतन पर उसका प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, और उसने अपनी पुस्तक लिखी पश्चिम का पतन। अर्थात सामान्य मनुष्यों से पहले ही उसे आभास हो गया था कि अब पश्चिम जो है वो पतन की तरफ जा रहा है, पश्चिमी दुनिया पतन की तरफ जा रही है। स्पेंगलर कहते हैं कि इतिहास उन विविध अलग अलग इकाइयों का अनुक्रम है जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं। अलग अलग इकाइयां अर्थात अलग अलग देशों की जो संस्कृतियां हैं उन्हें हम उन अनुक्रम से कहते हैं, तो उसको इतिहास होता है, ठीक है। व्यक्ति के समान संस्कृति परिपक्वता का भोग करने के पश्चात, जैसे व्यक्ति बच्चा होता है, पैदा होता है, बालक होता है, फिर वो युवावस्था को प्राप्त होता है, युवावस्था का भोग कर लेता है, फिर वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, अर्थात जीवन में सारे सुखों को भोग कर फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह संस्कृति भी जब परिपक्वता का भोग कर लेती है तो उसके पश्चात संस्कृति भी मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात उस संस्कृति के ऊपर अन्य मानव आते हैं और दूसरी तरह की संस्कृति का हमको दिखाई पड़ने लगता है कि दूसरी तरह की संस्कृतियां वहां पर जन्म ले लेती हैं और पिछली संस्कृति खत्म हो जाती है। ऐसा ओस्वाल्ड स्पेंगलर का विचार है। अब यहाँ पर हम टाइनबी को देख लेते हैं। अर्नाल्ड टाइनबी के विचार क्या है इतिहास के सिद्धांतों के विषय में। इनकी एक पुस्तक है इतिहास का अध्ययन, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो यह 10 जिल्दों में प्रसिद्ध पुस्तक है, 10 जिल्दों में लिखी गई है। इसका लिखना 1934 से ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 20 साल बाद तक 20 वर्षों में समाप्त हुआ और इसकी 10 जिल्दें हैं। उसका सिद्धांत ये कहता है कि इतिहास की विषय वस्तु मानव जाति की कुछ विशिष्ट इकाइयां हैं। विशिष्ट इकाइयां अर्थात कुछ विभिन्न कुछ विशेष संस्कृतियां हैं जो मानव जाति की हैं, जिन्हें हम सभ्यताएं कह सकते हैं। जैसे हम माया सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और बहुत सारी ऐसी प्राचीन सभ्यताओं का, मिस्र की सभ्यता आदि का नाम लेते हैं, वैसे ही जिन्हें हम सभ्यताएं कह सकते हैं। उसने अतीत वर्तमान युग की और 21 सभ्यताओं को छांट निकाला है। टाइनबी ने लगभग पूरे विश्व में 21 ऐसी सभ्यताओं को छांट निकाला है और विभिन्न सभ्यताओं के उसने उद्भव, विकास और पतन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर किया है और यह उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके इतिहास के सिद्धांतों के विषय में यही टाइनबी का मुख्य उद्देश्य था कि 21 जो सभ्यताएं उसने छांटी उनके उत्थान कैसे हुए, उनका उदय कैसे होता है, उनका उत्थान होता है और फिर उनका पतन भी कैसे हो जाता है, ये उसने दिखाया। तो इसलिए इनको हम सर्पिल नहीं कह सकते हैं, बल्कि यह युग चक्रवादी एक प्रकार से कि घूम के आरंभ, उत्थान और पतन ये सब बारी बारी होता रहता है। तो ऐसा ही तो आशा है कि आपको सर्पिलवादी का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसी में मैंने थोड़ा सा युग चक्रवादी सिद्धांत भी शामिल कर दिया है। अभी युग चक्रवादी सिद्धांत आपको और भी मैं आगे बताऊंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग वॉच टाइम बढ़ा नहीं रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी मन उत्साहित होता है। मैं पूरी मेहनत करती हूँ कि बच्चों आप लोग पढ़ें, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। आप लोग इससे बिल्कुल लेकर अध्ययन कर सकते हैं। एक एथेंटिक सटीक अध्ययन होता है मेरा, जो आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उन्हें नोट्स की तरह भी उतार सकते हैं और इससे अध्ययन करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया अवश्य देखिए, वॉच टाइम अवश्य बढ़ाइए, ध्यान से देखिए, पढ़िए
और मुझे भी खुशी होगी कि मेरे बच्चे कम से कम मुझे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं देखिए मैं संगीत और तमाम प्रकार के चित्रण आदि मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, पर मैं सीधी-सादी भाषा में आपको कठिन विषय को भी सरल बना के पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएँ। धन्यवाद।